कहते हुए शांजिल ने उसका सर बाल से पकड़कर जमीन पर दे मारा। मेरी बीवी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। उसकी मर्जी पर ही जिंदा हो तुम, वरना तुम्हें कब का हम जहन्नम वसल कर चुके होते। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ, वरना यहीं दफन कर दूंगा। कहते हुए शांजिल ने उसे गिरे बांध से पकड़कर खड़ा किया और एक धक्का लगाया। हुरैन की आंखों से तशक्कुर के आंसू निकले। या अल्लाह, क्या यही लम्हा मेरी रियाजतों का समर है? उसके दिल में एक सुकून सरायत कर गया। हुरैन को लगा उसके पैरों में जान खत्म हो गई है। इससे पहले वो लड़खड़ाती शांजिल ने उसे थाम लिया। उजैर हयात ने एक कड़ी निगाह हुरैन पर डाली और जाने लगा। तभी हया ने शाजर से कहा, अब तो हाथ छोड़ दें, अब भाई का काम खत्म। अब हूर के दिल से भाई की बेएतबारी की फांसी निकल गई है। शाजर ने हया का हाथ छोड़ दिया और फिर क्या था, हया अपना सारा दुल्हनिया भुलाए नीचे उतरी। 1 मिनट उजैर हयात। उसने उजैर हयात को रोका। सभी ने चौंक कर दुल्हन को देखा। शाजर या कोई कुछ समझता, इससे पहले ही हया उजैर हयात तक पहुंची और आस पास देखा। फिर पास खड़े वेटर से प्लेट ली और धार से उजैर के सर पर फोड़ी। सभी बौखला गए। उजैर हयात के सर से खून बहने लगा। वो सर थाम गया। हया ने उंगली उठाकर वार्न किया, दोबारा मेरी हूर के बारे में कुछ कहना तो दूर की बात, सोचा भी तो जान ले लूंगी। हया बहुत गुस्से में थी। जुमले के आखिर में उसने दूसरी प्लेट भी उजैर हयात के सर पर दे मारी। शाह, रोकें इसे, वो सच में उसकी जान ले लेगी। बेचारा उजैर तो शांजिल की मार और हया के तशद्दुद से अदमुआ हो गया था। शाजर ने सरायत से हया को पकड़ा, वरना मोहतरमा तीसरी प्लेट भी दे मारने के मूड में थी। गार्ड्स, थ्रो दिस बेस्टर्ड आउट, कहते हुए शाह ने दोनों हाथों से हया को थामा हुआ था, मगर मजाल है जो वो काबू में आए। वो तो उजैर हयात का किला कमा करने को बेकरार थी। उसका अंजाम तुम भी भुगतोगी। उजैर ने हया बमुश्किल कहा, छोड़े मुझे, इसका हशर कर दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हूर के बारे में ऐसी बातें करने की? उसकी गर्दन तो मैं अपने हाथ से मड़ोड़ूंगी। गार्ड्स उजैर को घसीटते हुए बाहर ले गए। हया, मैं ठीक हूँ, तुम इधर आओ। हुरैन ने ही उसे शांत किया। वो फौरन उसके पास आई। तुम इस फजूल इंसान को मत सोचो, इसकी सोच ही ऐसी है और रोजे आखिरत तुम अपनी नीयत और अमाल पर परखी जाओगी, किसी की सोच पर नहीं। तुम कैसी हो इसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो उसके आंसू साफ करते हुए समझा रही थी। और जिसे तुम्हारे किरदार की पाकबाज होने की सर्टिफिकेट चाहिए, वो बसदके शौक से मुझसे ले सकता है। वो मेहमानों को देखते हुए गर्राई थी। उसकी गराहट से हॉल में होने वाली दबी दबी सरगोशियां बंद हो गई। शांजिल, तुम सनम को अंदर ले जाओ, शाजर ने कहा तो मोहतरमा हया साहिबा भी साथ जाने लगी। तुम दुल्हन हो, खामोशी से जाकर स्टेज पर बैठो। हुरैन ने उसे टोका। तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? बाहर में जाए दुल्हन। उल्टा हया ने उसे झिड़क दिया। शाजर ने एक मर्तबा फिर हया का हाथ थामा और स्टेज पर ले गया। मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों को तन्हाई की जरूरत है, शाजर ने उसे रसान से समझाया। अकेले? हाँ, अकेले में ही तन्हाई होती है। सनम कल से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है। क्या मैं उजैर की जुबान नहीं काट सकता था? मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस वक्त उसे मेरे या तुम्हारे एतमाद की जरूरत नहीं है। उसे बस शांजिल के तसल्ली भरे एक जुमले की जरूरत है। उसके जख्म भरे नहीं हैं, उन पर मरहम सिर्फ शांजिल रख सकता है, और ये शख्स हमेशा मेरी बोलती बंद कर देता है। दोनों ब्राइडल रूम में अकेले बैठे थे। दोनों के दरमियान जामद खामोशी थी। फिर शांजिल ने उठकर हुरैन को पानी दिया और अपनी जगह बैठ गया। हुरैन ने पानी शांजिल की तरफ बढ़ाया तो उसने रुख मोड़ लिया। शान, हूर ने ताज्जुब से उसे देखा। बात मत करो मुझसे तुम। हैं? मैंने क्या किया है? हूर, इनको उसकी नाराजगी की वजह समझ नहीं आई। तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे सीधे सीधे बताएं, ये मुंह क्यों फैलाया हुआ है आपने? एक बात तुम याद रख लो, बल्कि जहन में बैठा लो। अगर भूलने की बीमारी है तो लिख कर रख लो,
तुम्हारा मामला अपनी जगह, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा इंतकाम, तुम्हारा सब्र, सब अपनी जगह। लेकिन अगर बात मेरी बीवी की है तो शांजिल इब्राहिम खामोश नहीं बैठेगा। मैं किसी की जान हलक से खींच निकालने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। उसके लिए मुझसे सब्र की उम्मीद मत रखो। तुम मेरी हो, मेरी बीवी हो, और मेरी बीवी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और जिसने ऐसा कुछ सोचा भी तो उसे मैं इबरत का निशान बना दूंगा। इसलिए तुम अपना मामला अलग रखो, ये तुम्हारा अपना फैसला है, लेकिन मेरी बीवी के मामले में कोई रायत नहीं दूंगा। वो उंगली उठाकर वार्न कर रहा था, इतने गुस्से में भी जो मान उसने हुरैन को बख्शा था, उसे देखकर हुरैन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुस्कुरा कर पूछा, तो क्या मैं और आपकी बीवी अलग अलग शख्सियात हैं? तुम मुस्कुराकर बात मत टालो, मैं कह चुका हूँ, अब मैं सब्र नहीं करूँगा। तो क्या अब आपने सब्र किया था? हाँ, बहुत इत्मीनान से जवाब दिया गया था। आपने उज़ैर हयात का मुंह तोड़ दिया और बाकी कसर इन मोहतरमा ने सर फाड़ कर पूरी कर दी, और अब आप उसे सब्र कहते हैं? मैंने कहा ना, ये फजूल मौजू बंद करो, वरना अभी जाकर उसे कत्ल कर आऊंगा। हुरैन मुस्कुराई उसे और उसके पास आई। पता है, आप गुस्से में कितने क्यूट लगते हैं। खुदा को मानो हूर, कोई ऐसे अपने शोहर को मनाता है? ढंग से तारीफ ही कर दो। तुम क्यूट की जगह हैंडसम नहीं कह सकती थी? हुरैन खिलखिला कर हंस दी। मैंने तो जो महसूस किया वो कह दिया। किसने कहा मैं मना रही थी? आपको मनाया तो उसे जाता है जो रूठा हुआ हो। आप रूठ सकते हैं मुझसे? वो गर्दन उठाए मान से पूछ रही थी। तुमसे रूठ गया तो मेरा क्या होगा? चलें बाहर, हया की जान अटकी होगी। हया की नजर बार बार ब्राइडल रूम के दरवाजे पर जा रही थी। फिर दरवाजा खुला और दोनों बाहर निकले। हया की अटकी हुई सांस बहाल हुई। अब हॉल काफी मेहमानों से भर चुका था। आजम भाई और हदीद की भी आमद हुई। अरे फुटबॉल भी आया है, हया ने हदीद को छेड़ा। हदीद ने कहा, हया पुप्पो, आप मुझे फुटबॉल ना बुलाया करें। मैं सोच रहा था आप दुल्हन बनकर चुप रहेंगी, जैसे हानिया खाला थी, मगर आप अब भी मुझे ऐसे बुला रही हैं। आपके हस्बैंड क्या सोचेंगे? हदीद ने पते की बात की। मैं तो तुम्हें फुटबॉल ही बुलाऊंगी। हदीद को बहुत गुस्सा आया। उसने शाजर को देखा, फिर अपना हाथ मुसाफा के लिए बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हदीद आजम। शाजर ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम क्यूट बॉय। हदीद की तो बांचें ही खिल गई। आप कितने अच्छे हैं, और हया पुप्पो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आप हूर के भाई हैं ना? हदीद ने तस्दीक चाही तो शाजर ने इस बात में सर हिलाया। मैं हूर से शादी करना चाहता था, मगर हया पुप्पो ने उनकी शादी किसी और से करवा दी, क्योंकि उनकी आइज ब्राउन हैं। शाजर पहले हैरान हुआ, मगर हया के भतीजे से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। हया पुप्पो आपसे शादी भी इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपकी आइज ब्लू हैं। हया पुप्पो को कलरफुल आइज बहुत पसंद हैं। हया तो चौंक गई। कुछ हद तक तो वो सही कह रहा था। चुप कर जाओ, तुम फुटबॉल कहेंगे। आपने फिर फुटबॉल कहा। रुके, मैं अभी बताता हूँ। वो फिर से शाजर की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपको पता है, जब मैं हूर की शादी होने पर रोया था तो हया पुप्पो ने कहा था मैं उनसे शादी कर लूं, और ये मुझसे शादी करना चाहती थी, तो मैंने मना कर दिया। हया ने सटपटाकर झट से हदीद के मुंह पर हाथ रखा। सभी जोरदार कहका लगाया, भाभी इसे लेकर जाएं यहाँ से। हया का चेहरा खुफत से सुर्ख हुआ। नहीं, मुझे बोलने दें। हदीद ने एक बार फिर एहतजाज किया। हदीद, आजम ने तंबीहा की तो वो खामोश हो गया। हदीद की वजह से माहौल बहुत खुशगवार हो गया। तभी गेट से जमान, उबैर, नाइला जुमान और आतिफ जमान आए। सभी के मुस्कुराते हुए लब सुकड़े। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा तो वो हया थी। तीनों स्टेज पर आए। आजम ने पहल की और तारुफ करवाया। जमान, उबैर ने सलाम किया और खामोश हो गए। वाह भाई, तुम भी अपनी माँ पर गई हो, काफी मोटी असामी फांसी है। ये जुमला नाइला ने कहा था शाजर को देखते हुए। मामी प्लीज, आजम ने टोका, लेकिन नाइला को कोई फर्क नहीं पड़ा। रहने दें आजम भाई, ये कहाँ बाज आने वाली हैं। हया के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया। जितना गरूर करना है कर लो, मगर याद रखना तुम्हारी माँ का किया तुम्हारे आगे आएगा। तुम भी
तरप तरप कर मरोगी। उनके लहजे पर सभी ने अपने लब भींच लिए। आमीन। लेकिन इस तरह तो आपको आतिफ की फिक्र होनी चाहिए। हया ने भी मुस्कुराकर नहले पर दहला मारा। वो हया थी जिसने खामोश रहना सीखा ही नहीं था। हैरत तो शाजर को हुई, मगर हया के अब्बू पर जो ला ताल्लुक बने खड़े थे। बोले भी तो क्या, मैं डिनर के लिए लेट हो रहा हूँ, फारिग होकर आओ, मैं एक कॉल कर लूँ। जब तक वो कहकर रुके नहीं, चले गए। नाइला इस्तज़ाहिया हंसी। देखा, सिर्फ मेरे कहने पर आए थे, वरना तो वो राजी ही नहीं थे तुम्हें देखकर। उन्हें सिर्फ गलती याद आती है। अब शाजर के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। देखिए, आप हमसे बड़ी हैं और मैं यहाँ कोई बदमज़गी नहीं चाहता हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी। शाजर की बात हया ने काटी। अरे, इतनी इज्जत इन्हें रास नहीं आएगी। तुम कितनी जलील हो, ये तो पूरी दुनिया जानती है, आतिफ ने कहा था। आतिफ, आज हया की रुखसती है, कम अज कम आज के दिन तो लिहाज कर जाओ। आजम ने एक बार फिर ताकीद की। इसमें लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर को अपनी माँ पर गई है। मैं डिनर के लिए लेट हो रहा हूँ, फारिग होकर आओ, मैं एक कॉल कर लूँ। जब तक वो कहकर रुके नहीं, चले गए। नाइला इस्तहज़ाहिया हंसी। देखा, सिर्फ मेरे कहने पर आए थे, वरना तो वो राजी ही नहीं थे। तुम्हें देखकर उन्हें सिर्फ गलती याद आती है। अब शाजर के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। देखिए, आप हमसे बड़ी हैं और मैं यहाँ कोई बदमज़गी नहीं चाहता, इसीलिए बराए मेहरबानी। शाजर की बात पर हया ने काटी। अरे, इतनी इज्जत इन्हें रास नहीं आएगी। तुम कितनी जलील हो, ये तो पूरी दुनिया जानती है, आतिफ ने कहा था। आतिफ, आज हया की रुखसती है, कम अज कम आज के दिन तो लिहाज कर जाओ। आजम ने एक बार फिर ताकीद की। इसमें लिहाज नाम की कोई चीज है ही नहीं, आखिर को अपनी माँ पर गई है। नाइला जहर उगलना नहीं भूली। चलो आतिफ। दोनों जाने लगे। फिर आतिफ मुड़ा और शाजर से मुखातिब हुआ। वैसे आपको पता है ना, हया की मंगनी हो चुकी थी, फिर शादी भी ऑलमोस्ट होने वाली थी, लेकिन ऐन शादी वाले दिन दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। महज निकाह से 2 घंटे पहले। शाजर के लिए ये बात नहीं थी। उसने चौंक कर हया को देखा और पहली मर्तबा हया के चेहरे से इत्मीनान रुखसत हुआ। तो क्या हुरैन ने शाजर को नहीं बताया था? हया को पहला ख्याल यही आया। ये बात ऊपर चढ़ते हुए शांजिल ने सुनी। अगर तुम अपना गलीज लेकर नहीं गए तो मजबूरन मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा, शांजिल ने अपने अजली संजीदा लहजे में कहा। आतिफ ने एक इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट हया के उड़न रंगत वाले चेहरे पर डाली और चला गया। फिर जानकर रादिया भाभी और अशर ने मौजू तब्दील कर दिया। शाजर का चौंकना उन्होंने भी देखा था, यानी वो नावाकिफ था। बाद में आजम भाई ने ढके छुपे लफ्जों में शाजर को समझाया, मगर वो अंदाजा नहीं लगा सका उसके कि वो मुतमिन हुआ है या नहीं। शाजर जहांजेब एक गहरा समंदर है, जिसकी गहराई कितनी थी और कितनी तुगयानी थी, उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। हया का दिल तो हर चीज से उचाट हो गया। उसे घबराहट सी होने लगी। उसने खुद ही शाह तलाल के बारे में बता देना चाहिए था, मगर उसे ध्यान ही नहीं रहा। उसका निकाह ही इतनी आनन फानन हुआ, ऊपर से वो शाजर के शहर में ऐसा खोई कि उसे अपने वजूद का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन अब क्या, ये सोच सोच कर ही उसके सर पर दर्द शुरू हो गया। कुछ देर में रुखसती का शोर उठा, लेकिन हया को रुखसत करने के लिए कोई हकीकी रिश्ता नहीं था। दादी तो बीमारी की वजह से नहीं आई थी। आजम, रादिया, हानिया, अशर ही थे, मगर शाजर ने हकीकी बाई होने का सबूत दिया और आजम की तरह उसके सर पर दस्ते शफकत फेरा। हया अपने हाथ पैरों में सनसनी सी महसूस कर रही थी। हूर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये सुनने के बाद हूर ने फौरन उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठाया ताकि थोड़ी देर आराम कर ले। इसीलिए उसने कोई फजूल रस्म नहीं की थी, वरना अपने भाई की शादी के बहुत से अरमान थे उसके दिल में। वो मेहमानों को कमरे दिखाने लगी। आजम वगैरह वगैरह रुक रहे थे, बाकी और भी मेहमान थे। फिर उसने वापस अपने कमरे का रुख किया। कमरे में आई तो वो धक से रह गई। हया आंसू बहा रही थी। हुरैन एक लम्हे को घबरा गई। हया आसानी से रोने वालों में से नहीं थी। वो परेशानी से आगे भरी। हया फौरन उसके गले लग गई। हूर, तुमने शाह को तलाल के बारे में क्यों नहीं बताया था? हुरैन को सारी बात समझ में आ गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शाह को जानती हूँ।
انہیں لگے گا وہ غلط سمجھیں گے۔ نہیں سمجھیں گے غلط۔ حورین نے تسلی دی، انہیں اس طرح سے پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ حورین اس کی بات کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی حیا حورین کی باہوں میں جھول گئی۔ پیچھے سے آئے شاذر نے اسے سرایت سے تھام لیا، ورنہ دونوں ہی زمین بوس ہو جاتی۔ حورین اب حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ شاہ وہ پتہ نہیں کیسے، وہ یہ صنم دیکھو، باہر کوئی ہے کیا؟ حورین نے باہر جھانکا۔ نہیں کوئی نہیں ہے۔ شاذر نے حیا کو باہوں میں سمیٹا۔ تم عافیہ کو لے کر میرے روم میں آؤ، دھیان رکھنا کسی مہمان کو خبر نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عافیہ جو شادی کی وجہ سے وہیں تھی، انہوں نے کمرے میں حیا کو چیک کر کے پھر شاذر سے کہا، ٹینشن مت لو، ایک دلہن ہے، بہت تھکن ہو گئی، اوپر سے نروس ہو گئی، یہ عام بات ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، کہہ کر عافیہ چلی گئی۔ شاہ وہ صنم بچے تم بھی تھک گئی ہوگی، تم بھی آرام کرو، چلو شاباش، میں ہوں حیا کے پاس۔ اوہ شاہ آپ بہت اچھے ہیں، کہتے ہوئے حورین شاذر کے گلے لگ گئی اور پھر چلی گئی۔ شاذر نے ایک نظر حیا پر ڈالی، پھر چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد باہر نکلا تو ایک نظر اپنے سجے ہوئے کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ پر لیٹے دنیا جہاں سے بیگانے وجود کو، ایک گہری سانس خارج کی، پھر بیڈ پر آیا۔ حیا ایسے ہی لدی پھندی دلہن بنی تھی۔ اس نے اس کے آویزے نکالے، پھر ماتھا پٹی نکالتے وقت پنز سے الجھا مگر نکال ہی لی، پھر اس نے حیا کی مخروطی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکالی، اب باری دوپٹے کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے پنوں سے الجھتے ہوئے کوفت کے ساتھ دوپٹہ نکالا۔ وہ سوچ رہا تھا حیا ان الجھنوں سے آزاد ہو کر سوئے۔ شاذر نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیا، ایک ہاتھ کے سہارے اٹھایا، وہ لچکیلی ڈھال کی طرح اس کے کندھے سے آ لگی تھی، اور نیچے دبا ہوا دوپٹہ ہٹایا اور پھر ہار بھی نکالا، پھر احتیاط سے اس سے لٹایا۔ جیسے ہی شاذر کی نظر اس کے بالوں کے بندھے ہوئے جوڑے پر پڑی جو لاتعداد پنوں میں مقید تھا، شاذر کا دل کیا اس بیوٹیشن کا ایک دو تو جھاڑ ہی دے۔ بہرحال شاذر اتنی پنوں سے کے ساتھ الجھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ایسے ہی چھوڑ دیا اور اسے کمفرٹر اوڑھا کر خود بھی سونے لیٹ گیا۔ تھک تو وہ بھی گیا تھا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو شاذر روم میں موجود نہیں تھا، یقیناً نماز پڑھنے گیا تھا۔ حیا کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، شاور لیا تو کچھ فریش محسوس کرنے لگی، پھر پورے دل سے نیت باندھی، نماز پڑھی، اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ شاذر اندر آیا۔ حیا اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایک نظر اسے دیکھ کر نظر جھکا لی، وہ خود کو مجرم سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ صبح صبح فریش نکھرا سات سفید کرتا شلوار میں غضب ڈھا رہا تھا۔ السلام علیکم، شاذر نے پہل کی۔ حیا چپ ہی رہی، اسے لگا اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شاذر نے اس کی خاموشی پر چوٹ کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ تقریباً منمنائی تھی۔ وہ کل عاطف میری شادی مطلب منگنی کہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں حیا کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ اسے کہاں عادت تھی کسی کو صفائی دینے کی، مگر وہ شاذر کی آنکھوں میں بدگمانی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاذر کے تاثرات ہمیشہ کی طرح ہی تھے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا سائڈ ٹیبل کے پاس آیا، جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور گلاس حیا کو پکڑایا۔ حیا ایک گھونٹ بامشکل حلق سے اتار پائی۔ مجھے لگا حور نے بتایا ہے۔ پتہ نہیں کیوں حیا کے منہ سے جملے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بس چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے شاذر کو یقین آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اور شاذر اس کا یقین کر لے۔ ہاں، وہ اسے اتنا محبت کرنے لگی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ حیا کی روح کو اسیر کر چکا تھا۔ اس نے حیا زمان کو تسخیر کر لیا تھا۔ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آج حیا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ شاذر کے لہجے پر حیا کا دل اور رک کر دھڑکا، نہ جانے کیا سوال پوچھنے والا تھا۔ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ حیا نے اپنی سانس روکی۔ شاہ اس وقت بہت سنجیدہ تھا۔ کیا آپ مجھے سب کچھ پہلے ہی بتانے کا ارادہ رکھتی تھیں؟
حیا کے تمام لفظوں کو شازر نے سوال کا پیرہن پہنایا۔ حیا نے پورے شد و مد کے ساتھ زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ جتنی زور سے سر ہلائے گی اتنا ہی اس کا جواب سچ مانا جائے گا، جسے دیکھ کر ایک لمحے کو شاید شازر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے کہہ کر شازر اٹھ کھڑا ہوا اور وارڈروب سے کپڑے نکالے۔ ہیں؟ کیا آپ یقین کر لیا اتنی جلدی؟ حیا صرف سوچ سکی۔ شازر کے تاثرات سے اندازہ لگانا بہت مشکل کام تھا۔ میں وہ حور کو سب بتا۔ حیا نے صفائی دینی چاہی۔ میں یقین کر چکا ہوں، مجھے صفائی کی ضرورت نہیں ہے، ساری بات صرف ہاں یا نہ کی ہوتی ہے، مجھے کسی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر رسان سے کہا، پھر مڑ کر اپنے کپڑے اٹھائے۔ میں جم جا رہا ہوں، سب اٹھ جائیں گے تو ناشتہ کروں گا۔ حیا صرف اسے دیکھ کر رہ گئی اور وہ کہہ کر واش روم میں چلا بھی گیا۔ ہائے یہ تو پورے ہیرو ہیں، واہ کیا ڈائیلاگ مارتے ہیں۔ حیا چہکی، پھر جلدی سے کھڑی ہوئی، نماز طرز سے بندھا ہوا دوپٹہ کھولا، جیولری پہنی، ہلکا سا میک اپ کیا، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی، بال کیونکہ گیلے تھے اسی لیے صرف برش کر کے کھلے چھوڑ دیے، پھر پائل پہنی۔ وہ اڑ کر حور کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ ایک بار خود کو آئینے میں دیکھا، آسمانی رنگ کے سوٹ، سلور کامدار دوپٹے، سجی سنوری مہندی سے بھرے بھرے ہاتھ کے ساتھ وہ بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہائے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر جلدی سے خود کی بالائیں لی اور فلائنگ کس کی اور چپاک سے حور کے پاس بھاگ گئی۔ شازر چینج کر کے نکلا تو دیکھا دروازے کے پاس سلور رنگ کا آنچل لہراتا ہوا غائب ہوا، یعنی محترمہ صنم سے ملنے گئی ہے۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ گھر اتنے مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور کسی کو حیا کی خراب طبیعت کا علم نہیں ہے۔ شازر نے سوچا لوگ باتیں بنائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ حیا کو بول دے کہ کسی کو طبیعت کے بارے میں نہیں بتائیں۔ وہ باہر نکلا تو حیا چہکتے ہوئے کلانچے بھرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں اور پائل چھن چھن کر کے اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ شازر کو تعجب ہوا کہ حیا کے بال کرلی ہیں۔ اس کے بال شانوں تک سیدھے اور نیچے سے گول گول لچھے دار تھے۔ شازر اسے بلاتا، اس سے پہلے ہی حیا حورین تک پہنچی۔ شازر اوپر ہی کھڑا ہو گیا۔ حورین نیچے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھابی صاحبہ، حورین نے پرجوش انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جنت المقام، دوزخ الحرام، لاؤ دو چاکلیٹ انعام، کہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح حیا دھپ سے صوفے پر بیٹھی۔ اف حیا کب سدھرو گی؟ حرکتیں چھوڑ دو یہ سب، شادی ہو گئی ہے تمہاری بھی تو ہو گئی ہے، تم سے سدھری؟ میں اچھی بچی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے سدھرنے کی۔ پھر دھیان آیا تو حورین نے پوچھا، تم اب کیسی ہو؟ میں پہلے بھی خوبصورت تھی اور اب بھی خوبصورت ہوں، اب حیا تو حیا ہے۔ ارے ہاں مجھے یاد آیا، میں تم سے ناراض ہوں۔ حیا کو اچانک ہی اپنی ناراضگی یاد آئی۔ کیوں بھابی جی، میں تمہاری کتنی پیاری نند ہوں۔ ہائے پیاری تو ہو، مگر میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، بلکہ جس دن تم رشتہ لے کر آئی تھی اسی دن کہا تھا کہ میری منگنی وغیرہ کے بارے میں بتا دو، تم نے شازر کو کیوں نہیں بتایا؟ حورین ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ دیکھو حیا، مجھے پتا تھا شاہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اسی لیے میرے نزدیک یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، اور پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں تھی تو میں بھول گئی۔ ویسے تم اس وجہ سے ناراض ہو؟ نہیں بابا، تو پھر تمہاری وجہ سے میری گولڈن نائٹ خراب ہو گئی۔ میری گولڈن نائٹ خراب ہو گئی پر شازر نے ایک آبرو چڑھائی اور حورین نے ایک دھموکہ جھڑ دیا حیا کو۔ تم کتنی بے شرم ہو، وہ میری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی، تم خود ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ حورین نے شرم دلائی۔ ہاں تو تم ہوش میں نہیں لا سکتی تھی؟ میرے کتنے ارمان تھے۔ حیا کو بہت افسوس ہوا اپنی گولڈن نائٹ خراب ہونے پر۔ لا حول ولا قوت، توبہ ہے تمہارے ارمان سے، بے شرم نہ ہو تو۔ ہاں تو تم نے دیکھا نہیں ہے فلموں اور ڈراموں میں کیسے ہیروئن گھونگھٹ اوڑھ کر بیڈ کے درمیان پورا لہنگا پھیلا کر بیٹھتی ہے؟ میری تو ویسے کوئی تصویر ہے ہی نہیں، اور نہ اتنی خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے کے ساتھ کوئی تصویر ہے۔
تصویر؟ हुरैन मुंह खोले उसे देख रही थी और आखिर में अपना सर पीट लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो और क्या, तुमने ड्रामों और फिल्मों में देखा नहीं है, घूंघट उठाने से पहले हीरो मुंह दिखाई देता है, फिर दुल्हन की तारीफ में शेरो शायरी करता है। कुछ नहीं तो 2 शेर ही अरमान थे मेरे। हया मुंह बना बना कर और हाथ हिला हिला कर बता रही थी। हया की बात सुनकर हुरैन ने तासुब से सर हिलाया, फिर कहा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कर मुस्कुराई, फिर हंस दी और हंसती ही चली गई। हाय हूर, तुम जब मुस्कुराती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। कहते हुए हया ने हुरैन के दोनों गाल चूम लिए और हमेशा की तरह हुरैन झंझला गई। दूर हटो मुझसे, तुम्हारा किस करना सख्त नापसंद है। हाँ हाँ, अब तुम्हें हमारा किस करना कहाँ पसंद आएगा, अब तो ये मामलात भाई के साथ होंगे। हुरैन पल में सुरख हुई। किस कदर बदतमीज हो तुम, रुको अभी बताती हूँ, कहकर हुरैन हया के पीछे दौड़ी। दोनों खिलखिलाते हुए हॉल के चक्कर लगा रही थी। तभी हुरैन की नजर शाहजर पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम शाह। हुरैन ने फट से सलाम झाड़ा। हया अपनी सांस बहाल करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। सब उठ गए? नहीं, शायद घंटे भर में उठ जाएं। ठीक है, जब तक मैं जिम हो आऊं। शाहजर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो वहां हदीद, रादिया भाभी, अशर और हानिया और हुरैन भी मौजूद थे। हदीद हुरैन की गोद में बैठा न जाने कौन से राजो न्याज कर रहा था। हानिया अशर लड़ रहे थे और रादिया भाभी सुलझा रही थी। शाहजर ने पानी पीने के लिए जग उठाया तो खाली था। मैं ला देती हूँ शाह। सनम तुम बैठो, मैं ले लेता हूँ। हया, मैंने इस रुमाल में नाक भी पूंछी थी। अशर ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई। अशर के बच्चे, मैं इसी रुमाल से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। ये आवाज हया की थी जो किचन से आ रही थी। शाहजर ने सवालिया नजरों से हुरैन को देखा। मोहतरमा कितनी जिद्दी है, आपको पता तो है, खीर पूरी बना रही है। शाहजर बगैर जवाब दिए किचन में चला गया। हया मसरूफ अंदाज में पूरियां बेल रही थी। दुपट्टा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर लटका हुआ था। शाहजर को अशर के रुमाल के लिए चीखने की आवाज समझ में आई। हया ने अशर के रुमाल को बतौर रबर बैंड इस्तेमाल करके पोनी बांधी हुई थी। आहट पर हया मुड़ी तो शाहजर को देखकर सटपटा गई। उसने दुपट्टे की तलाश में नजर दौड़ाई। दुपट्टा लेने के लिए उसकी तरफ भरी, मगर हाथों पर आटा लगा था। आप इजी होकर काम करें, सिर्फ मैं ही आया हूँ, बाकी सब बाहर ही बैठे हैं। हया ने खामोशी से बेलना उठाया, मगर उसे ढेरों शर्म आ रही थी और शाहजर वहीं पर बैठकर पानी पीने लगा और हया सोच रही थी, पता नहीं एक गिलास पानी पी रहे हैं या कुआं जो खत्म ही नहीं होने आ रहा है। हया से पूरी की बजाय पता नहीं कौन से मुल्क का नक्शा बन गया। आप क्या बना रही हैं? खीर पूरी, वो हूर को बहुत पसंद है। हया ने बगैर पलटे जवाब दिया। आप फारिग होकर जरा कमरे में आए। वो कहकर रुका नहीं। हया ने जल्दी जल्दी बची हुई 3 पूरियां बेल कर तली, फिर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। धड़कते दिल के साथ दरवाजा खटखटाया। इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हुई। वैसे अपने कमरे में आने के लिए पहली बार किसी को इजाजत लेते हुए देखा है। शाहजर की बात पर हया ने दांतों तले जुबान दबाई। आपको कुछ बात करनी थी। आपकी तबीयत की नासाजी का किसी को इल्म नहीं है, इसीलिए किसी को मत बताइएगा। पर मेरी तबीयत कब खराब हुई? मेरे ख्याल में आप ही कल बेहोश हुई थी। कहते हुए शाहजर 2 कदम के फासले पर रुक कर उसकी तरफ झुका। हया ने अपनी सांस रोकी। फिर शाहजर ने एक हाथ से बालों को रुमाल से आजाद किया। हया ने नजर उठाकर उसे देखा। वो रबर बैंड कमरे में था। मैं अभी लगा लेती हूँ, वो कहकर आगे बढ़ने ही लगी थी कि शाहजर ने रोक लिया। 1 मिनट। शाहजर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और हया के बालों को रुमाल में मुकीद किया। हया उसके हसार में सांस रोके खड़ी थी। शाहजर के परफ्यूम की खुशबू जब हया के नथनों से टकराई, माहौल में जैसे सहर फूंका गया था जिसमें हया कैद थी। इस तलीसम को हुरैन की आवाज ने तोड़ा। हया फौरन हूर की जानिब लपकी। शाहजर नीचे आया तो हया किचन से बरामद हुई और तब ही शांजिल की भी आमद हुई। उसके हाथ में काफी सारे शॉपर थे और हमेशा की तरह हुरैन ने शांजिल को देखते ही मुंह बनाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये सब। हया का इशारा शॉपर की तरफ था। ये नाश्ता है। वो खाला बता रही थी कि कोई रस्म वगैरह होती है, लड़की के मेके से नाश्ता जाता है। झूठ मत बोलें, सही से बताएं, हूर को देखने आए हैं ना? हया कहाँ बाज आने वाली थी। हुरैन का दिल किया हया को उठाकर बाहर फेंक दे। सारे मेहमान बैठे थे, उनके सामने भी बात नहीं आती थी।
हाँ बिल्कुल, शांजिल भी एक नंबर का अपनी बहन की तरह ढीठ था। सभी मेहमान हंस पड़े। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हुरैन छपाक से अंदर गायब हुई। तभी सब उठ गए और एक एक करके नीचे भी आ गए। हुरैन और हया ने नौकरों के साथ मिलकर नाश्ता लगवाया। मेहमानों के खाने के बाद शाजर, हया और हुरैन शांजिल भी नाश्ता करने बैठे। हया हस्बे आदत हुरैन के बनाए हुए चीज ऑमलेट से इंसाफ कर रही थी। बहुत ही जबरदस्त खीर है। शांजिल ने हया की तारीफ की और साथ ही एक शॉपर हया की तरफ बढ़ाया। हया ने इश्तियाक के साथ मुस्कुरा कर शॉपर थाम लिया। अंदर लॉलीपॉप बॉक्स थे जिसे देखकर हया की बांहें खिल गई। थैंक यू भाई, वैसे आपको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आया तो आपने मुझे गिफ्ट दिया। मुझे हूर का नाश्ता पसंद आया तो मेरा भी फर्ज है कि मैं हूर को गिफ्ट दूं। कहती ही हया ने हुरैन के गाल चूम लिए और हमेशा की तरह हुरैन चिढ़ गई। ये कौन सा गिफ्ट है? मैं ऐसे ही गिफ्ट देती हूँ। अच्छा हाँ, शाह आपको भी तो खीर पसंद आई है, ऐसा ही गिफ्ट हया को भी दें। हया शाजर उसकी बात पर मुस्कुराया। वहीं हया को जोरदार ठसका लगा और शांजिल ने कहका लगाते हुए पानी का गिलास हया की तरफ बढ़ाया और कहा, अच्छा तुम अकेले में गिफ्ट ले लेना, और खुद ही बात बदलते हुए कि ये भी लो तुम्हारी शादी का गिफ्ट। शांजिल ने एक भारी भरकम कीमत का शॉपिंग वाउचर हया की तरफ बढ़ाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, यानी शॉपिंग, इसीलिए अपनी पसंद से जो दिल चाहे जितना चाहे ले लेना। आपने कहा तो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई मुझे कुछ और भी चाहिए है। हया की आंखों में शरारत थी। बोलो ना। मुझे ना। तिरछी आंखों से हुरैन की तरफ देखा और शांजिल ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी को छोड़कर कुछ भी मांग लो। हया खिलखिलाई, अरे नहीं, बल्कि मुझे तो आप गारंटी दें कि जब भी मेरा शॉपिंग का दिल करेगा हूर मेरे साथ जाएगी। बिल्कुल नहीं, हुरैन फुदक कर बोली, देखो हया, आज तुम्हारा वलीमा है तो आज ये मुमकिन है, और कल सुबह ही मैं और हूर हनीमून के लिए जा रहे हैं, तकरीबन 8-10 महीने के लिए, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 8-10 महीने के लिए? हया को पूरे जुमले में यही बात खटकी। हाँ, और इस दौरान हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं होगा, कहकर शाहजर से मुखातिब हुआ। अगर तुमको जहमत ना हो तो एक आध बार जाकर ऑफिस का चक्कर लगा लेना। वैसे वहाँ रफीक है, मगर फिर भी तुम चले जाओ तो बेहतर है। मैं देख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा मैं जरा इंतजामात देख कर आता हूँ, कहकर बाहर की जानिब चला गया। हया अपी। हानिया की आवाज पर हया अभी उठी और कमरे की तरफ चली गई। ये क्या बकवास थी? हुरैन ने गुस्से से कहा। बकवास नहीं थी मिसिज, मैंने तो बताया है कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। हम क्यों जाएंगे हनीमून पर? हुरैन ने गुस्से में कह तो दिया, मगर शांजिल के लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट ने उसे एहसास दिलाया कि हमेशा की तरह गुस्से में गलत बात कह दी है। शांजिल ने एक हाथ से हुरैन की कुर्सी घसीट कर अपने सामने की, फिर कुर्सी के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और झुककर कहा, इस क्यों का जवाब तो मैं तुम्हें हनीमून पर जाने के बाद दूंगा। हुरैन ने फौरन गर्दन झुका ली और लब कुचलने लगी। वो सुर्ख रुखसारों के साथ नजरें झुकाए शांजिल के दिल में हलचल मचा रही थी। मुझे नहीं जाना, हुरैन मुमनाई। शांजिल को वो इस तरह मासूम लगी, मगर ये मासूमियत फिलहाल उसे भारी पड़ सकती थी। इसीलिए कहा, क्यों नहीं जाना, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। इस क्यों का जवाब तो हुरैन के पास नहीं था। 8-10 महीने पहले चलो तो फिर दिल किया तो और कुछ महीने रह लेंगे, शांजिल ने शरारत से कहा। तो हुरैन ने सर उठाकर उसे घूरना चाहा, मगर उसकी नजरों की ताब ना ला सकी और फिर से पलकों के साथ गर्दन झुका ली। लेकिन कल जाना जरूरी है क्या? हुरैन ने फिर से एक नाकाम कोशिश की। देखो, हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। निकाह हुआ, फिर हमने एक दूसरे को देखा, फिर जाना, फिर वलीमा हुआ, फिर जुदाई हुई, फिर अब जाकर रुखसती हो रही है। इस अजीबोगरीब शादी को इतने महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक कंवारा हूँ। इसीलिए मैं हनीमून के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई तो मरहला हो जो नॉर्मल हो। हुरैन ने उसकी बात को यकसर नजरअंदाज किया। आप किसी से राब्ता करने से मना क्यों कर रहे हैं?
हुरैन ने फिर एतराज किया। शांजिल ने एक उंगली और अंगूठे की मदद से हुरैन की ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। हुरैन ने नजर उठाकर भूरी आंखों में देखा, जहां मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजज़न था। हमारे दरमियान तो मैं अपने साये की भी शिरकत बर्दाश्त ना करूं। ये मंजर जब ड्राइंग रूम के अंदर आती हया ने देखा तो फौरन आंखों पर हाथ रख कर कहा, सेंसर प्लीज। उसकी आवाज पर दोनों चौंक गए। शांजिल फौरन सीधा हुआ। इसी जालिम समाज की वजह से मैं किसी से भी राब्ता करने से मना कर रहा हूँ। हाँ, मैं कब बनी जालिम? आज आप लोगों के बीच में। हया को सदमा ही हो गया। अभी? हाँ, तो लड़की फिलहाल हमारी है, रुखसती नहीं हुई है। भाभी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी नंद का ख्याल रखूं। ओहो भाभी, रुको तुम, मैं साले साहिब को कहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखे। कहते हुए शांजिल बाहर निकल गया। उसके इस तरह झंझलाने पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। हया का अड्डा हुरैन का रूम था। अशर और हानिया भी साथ थे। नाचना गाना खूब हल्ला मचाना हुआ था। हया और अशर इस वक्त कोका गाने पर डांस कर रहे थे। हुरैन हया के चेहरे पर बिखरे रंगों से अंदाजा लगा सकती थी कि वो कितनी खुश है। अशर थक कर चला गया, मगर हया ने थकना सीखा कहाँ था। असर तक सभी तैयार होने चले गए। तब हुरैन ने भी हया को धक्के मार कर तैयार होने के लिए भेजा तो हया ने कहा कि वलीमे के लिए साड़ी है, इसीलिए वो यहीं तैयार होगी। हुरैन ने कहा, अपना सामान तो ले आओ। इस वक्त प्लेयर पर ब्लू आइज गाना बज रहा था। हया के मुंह पर भी वही गाना चढ़ गया। वो गुनगुनाती हुई वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ गई। शाहजर किसी काम से रूम में आया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर पलटा तो देखा ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी, वो गुनगुनाते हुए अंदर आई थी। मगर उसकी जबान को ब्रेक तब लगी जब उसका पैर कालीन में अटका। वो जमीन बोस होकर अपने दांत तुड़वा चुकी होती अगर शाहजर ने बर वक्त उसे संभाला ना होता। आप? हया के ख्याल में शाहजर घर पर नहीं था। हया फौरन सीधी हुई। हाँ, वो काम से आया था। सनम तैयार हो रही है ना? जी, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आप लोग 7 बजे तक तैयार हो जाइएगा। तब ही हया का फोन बजा। अशर, हद है, एक काम कहा है वो भी तुमसे नहीं होता, सिर्फ पिन्स ही तो लानी है। हया ने कबर्ड से अपना सामान निकाला। हाँ, मेरे 2 बंच लाना। नहीं, एक काम करो, 3 ले आना। अब फोन रखो। आप इतनी सारी पिन्स का क्या करेंगी? शाहजर के लहजे में ताज्जुब था। सारी सेट करने के लिए चाहिए। हया ने वजाहत दी और अलमारी से निकाले हुए शॉपर उठाने लगी। आपका अगर फिर से बेहोश होने का इरादा है तो बराए मेहरबानी पिन इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा। हैं? क्या मतलब? सारी बात हया के सर से गुजर गई। शाहजर मुस्कुराया। मतलब आज रात फिर से पिंस से उलझने की सकत नहीं है मुझे। हया तो 2 सेकंड शाहजर चेहरे को देखते हुए उसकी बात का मतलब अखज़ करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी बात का मतलब समझ में आया, उसकी आंखें हैरत से फैली, फिर शर्म से झुकी, फिर खुफत मिटाने को बोली, आप भाई बहन कितनी मर्तबा बेहोश होने का ताना देंगे? उसकी बात पर शाहजर ने एक आबरू उठाकर देखा और शाहजर कोई जवाब देता उससे पहले एक बार फिर हया का फोन बजा। उफ, अशर के बच्चे, आ रही हूँ, जरा सब्र रखो। फोन कान से लगाए शाहजर की जानिब इजाजत तलब नजरों से देखा। जैसे मैं जाऊं। शाहजर ने इस बात में सर हिलाया तो वो आंधी तूफान की तरह बाहर निकली। नूर बरसना किसे कहते हैं? आज हकीकी मैनों में शांजिल इब्राहिम को पता चला था। ऐसा होता भी क्यों ना, वो पिछले पूरे 20 मिनट से स्टेज पर बैठा हुरैन का इंतजार कर रहा था और इन 20 मिनटों में तकरीबन 40 कॉल वो हुरैन को काट चुका था। तभी वो दाखिल होती हुई नजर आई।